सबसे पहले ये जान लें कि सिंदूर को अंग्रेजी में वरमिलन कहा जाता है। कितना विचित्र संयोग है ना। इसके हिंदी नाम से जो बात स्पष्ट नहीं हो पाती वो अंग्रेजी नाम से स्पष्ट हो जाती है। फिर से सुनिए, वरमिलन, वर से मिलन है सिंदूर। नमस्कार मित्रों, सिंदूर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे दकियानूसी और हानिकारक बता रहे हैं, तो कुछ अपनी संस्कृति और परंपरा के आधार पर इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी बहस या विवाद में पड़ना नहीं है, बल्कि इससे संबंधित भ्रम को दूर करना है। सिंदूर पर कोई वैज्ञानिक चर्चा शुरू करें, इसके पहले यह जान ले कि हमारी परंपरा में इसका क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति के अनुसार माथे पर सिंदूर स्त्री व पुरुष दोनों को लगाना चाहिए। मस्तक पर जो बिंदी नुमा होती है ना, उसकी बात हो रही है, तो उसे स्त्री व पुरुष दोनों को लगाना चाहिए। लेकिन मांग में सिंदूर केवल विवाहिता स्त्रियां ही भरती हैं। पहला सिंदूर स्त्री के पति द्वारा विवाह के दिन सजाया जाता है, स्त्री की मांग में सजाया जाता है। यह परंपरा सिंदूर दान कहलाती है। ये जो प्रथा है, ये जो रीति है, ये सिंदूर दान कहलाती है। सिंदूर लगाने का सही तरीका यह है कि इसे सिर के बीचों बीच लगाया जाना चाहिए। मतलब कि सिर के बीचों बीच मांग निकाला जाए और उस मांग में आर पार सिंदूर की रेखा बनाई जाए। इसके भी कारण है, लेकिन इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी तो आप परंपरा की बात सुनिए। कहा जाता है, मतलब मान्यता यह है कि सिर के बीच से मांग निकालकर सिंदूर भरने से स्त्री के पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसीलिए सिंदूर को सौभाग्य का चिन्ह भी माना गया है। यह सौभाग्य शब्द ही आगे चलकर सुहाग बन गया, जिसका एक मतलब पति भी होता है। यही कारण है कि जो सधवा स्त्री होती है उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया जाता है। और सौभाग्यवती का यह भी मतलब होता है कि सुहागन, माने कि उसका विवाह हुआ है, वो स्त्री विवाहिता है और उसका पति अभी जीवित है, तो उसे सौभाग्यवती या सुहागन कहा जाता है। मान्यता यह है कि जो स्त्री अपने सिंदूर को बालों के बीच में छुपा लेती है, उसका पति भी समाज की भीड़ में कहीं छुप जाता है। और जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे की तरफ लगाती है, उसका पति उससे किनारा कर लेता है। लेकिन यदि सिंदूर सिर के बीचों बीच मांग बनाकर भरी गई हो, तो इससे पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। अब दीर्घायु कैसे प्राप्त होती है, सिंदूर का पति के आयु से क्या या पति के जीवन से क्या संबंध है, इसे जानना हो तो रामायण का एक प्रसंग, उसकी चर्चा करते हैं। प्रसंग यह है कि बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध चल रहा था और भगवान राम ने बाली को मारा नहीं। सुग्रीव ने पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, बाली को आपने क्यों नहीं मारा? तो राम जी ने कहा, मैं क्या करता, तुम्हारी और बाली की शक्लें एक जैसी थी, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब सोचने वाली बात है कि भगवान राम भला कैसे भ्रमित हो सकते हैं। वास्तव में कारण यह था
कि बाली की पत्नी तारा की सिंदूर भरी मांग को देखकर भगवान राम ने बाली को नहीं मारा था। लेकिन दूसरी बार जब तारा स्नान कर रही थी और उसकी मांग का सिंदूर धुल गया था, उस वक्त भगवान ने बाण चलाकर बाली को मार दिया। एक प्रश्न और, सिंदूर लगाने की परंपरा कितनी पुरानी है, माने कब से हमारे यहां चल रही है? तो बता दें, यह परंपरा इतनी प्राचीन है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि यह कब शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती भी अपने पति शिव जी के लिए सिंदूर लगाती थी। तो आप समझ जाइए कितनी पुरानी हो सकती है। इसी तरह माता जानकी भी राम जी के लिए अपने मांग में सिंदूर भरती थी। कहते हैं एक बार हनुमान जी ने जब माता जानकी को अपनी मांग में सिंदूर भरते देखा तो उन्होंने पूछा, हे माता, ये क्या चीज है और इसे आप क्यों लगा रही हैं? तो सीता जी ने कहा कि ये सिंदूर है और इसके लगाने से प्रभु दीर्घायु होते हैं और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि चुटकी भर सिंदूर यदि प्रभु राम को प्रसन्नता दे सकता है तो क्यों न वे अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर मल ले। और उन्होंने वैसा ही किया। संपूर्ण देह में सिंदूर पोतकर जब वे दरबार में पहुंचे और राम जी से कहने लगे, भगवान प्रसन्न होइए, तो हनुमान जी का सिंदूर से पुता हुआ शरीर देखकर राम जी हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, प्रिय हनुमान, ये कैसी दशा बनाकर आए हो? तो हनुमान जी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम जैसा मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। और उन्होंने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। अब मित्रों, सिंदूर से संबंधित कुछ वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि सिंदूर को अंग्रेजी में वरमिलन कहा जाता है। कितना विचित्र संयोग है, इसके हिंदी नाम से जो बात स्पष्ट नहीं हो पाती वह अंग्रेजी नाम से स्पष्ट हो जाती है। वर से मिलन है सिंदूर। खैर, वर मिलन का जो केमिकल फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मतलब इसमें दो तत्व हैं, मरकरी और सल्फर। अब बता दें, मरकरी का जो मुख्य अयस्क है वो सिनेबार है और यही मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अब जरा सिनेबार और सिंदूर, इन दो शब्दों के बीच जो ध्वनि साम्य है उसको महसूस कीजिए। आप बोल के देखिए, सिंदूर सिनेबार, सिंदूर सिनेबार। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सिनेबार है कहीं ये सिंदूर से ही तो नहीं बना है? इस बात को बल इसलिए भी मिलता है कि लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी आदि अनेक यूरोपीय भाषाओं के कई शब्द सीधे सीधे संस्कृत से बने हैं। एक आध उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ गाय को गऊ कहते हैं, अंग्रेजी में वही काऊ है। बहुत सारे शब्द है, अलग से चर्चा करेंगे। इसी तरह से अंग्रेजी का एक शब्द है जगरनॉट, जिसका मतलब रथ होता है। अब ये जगरनॉट से रथ कैसे बन गया? तो बता दें कि उड़ीसा में पुरी की जो रथ यात्रा है वो विश्व प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं ईसा मसीह भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते थे। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती थी, तो जगन्नाथ शब्द को जो उन्होंने बोला तो उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वो जगरनॉट हुआ और इसके बाद जगरनॉट ही रथ शब्द का पर्याय बन गया। खैर,
सिंदूर केवल मांग में ही नहीं भरा जाता बल्कि माथे पर भी एक बिंदी के रूप में, टीका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो तमाम शुभ प्रतीक होते हैं, जैसे स्वास्तिक बनाते हैं हमारे यहाँ, ओम लिखते हैं, तमाम तरह के शुभ प्रतीक होते हैं, कई बार जो है मंत्र वगैरह भी लिखते हैं, गणेश जी का नाम वगैरह भी लिखते हैं। तो सामान्य तौर पर सिंदूर से ही लिखे जाते हैं। ये सिंदूर की शुभता है, सिंदूर की शुभता है कि इसी से लिखे जाते हैं। आपने कहीं भी कालिक से बना हुआ स्वास्तिक नहीं देखा होगा, कालिक से लिखा हुआ ओम नहीं देखा होगा। समझते जाइए, रंगों का भी भारी विज्ञान है और अब यह प्रमाणित भी हो चुका है। कुछ रंग शांति प्रदान करते हैं, कुछ शक्ति प्रदान करते हैं, कुछ भावनाओं को भड़काते हैं, कुछ वासनाओं को जगाते हैं। तमाम रंगों का बड़ा विज्ञान है। वास्तव में लाल रंग ऊर्जा का भी प्रतीक है। दूसरी बात यह है कि लाल रंग की वेवलेंथ सभी रंगों में सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि जो खतरे के संकेत होते हैं वे लाल रंग से बनाए जाते हैं। आपको बताएं, प्रेम विवाह की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। अगर आप देखें तो माता पार्वती का भगवान शिव से भी प्रेम विवाह ही हुआ था। और सीता जी ने भी जब अपनी वाटिका में, जनक जी की वाटिका में, जनक वाटिका में, सीता जी ने भी जब वाटिका में राम जी को देखा तो उनके मन में उनके प्रति जो स्निग्ध भावनाएं उत्पन्न हुई, अनुराग उत्पन्न हुआ। इसके बाद माता पार्वती से उन्हें वर के रूप में मांगा था और इसके बाद परिस्थितियां बनती हैं, उनका विवाह राम जी से होता है। तो जब कोई विवाहिता स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरी होती है तो ये एक तो ये होता है कि वो काफी दूर से दिखाई देती है ना, लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, काफी दूर से दिखती है, चमकती है। और दूसरे ये कि बाकी लोगों के लिए ये संकेत होता है, संदेश होता है कि उस स्त्री के संबंध में किसी प्रकार का विचार अपने मन में न लाएं। अगर अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से समझें, आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से समझें, तो जो सिंदूर होता है वो शरीर के दो चक्रों, सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र, इन पर अपना प्रभाव डालता है। जो माथे के बीचों बीच होता है ना, वो आज्ञा चक्र होता है। और सिर के ऊपर तालु भाग में जो चक्र होता है उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो जो आज्ञा चक्र है वो हमारी बौद्धिक क्षमता को नियंत्रित करता है, हमारी बुद्धि इससे संचालित होती है। अगर ये चक्र बिगड़ जाए तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, अगर पागल नहीं हुआ तो भ्रमित रहेगा। तो इस चक्र पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़ने पाए, वह काम सिंदूर का जो टीका है वो करता है, या जो तिलक होता है सिंदूर का या टीका होता है, ये इस काम को करता है कि आज्ञा चक्र खराब न होने पाए। क्योंकि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। वो नकारात्मक ऊर्जा क्योंकि जो है शरीर का बाकी चक्र तो शरीर के ढके रहते हैं आमतौर पे। अगर आप देखें रीढ़ की हड्डी में चक्र होते हैं तो बाकी चक्र तो सामान्यतः ढके रहते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र आमतौर पे खुला रहता है। तो जो आज्ञा चक्र है उस पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़ने पाए, किसी की बुरी दृष्टि का प्रभाव न पड़ने पाए, इस काम में भूमिका निभाता है सिंदूर का टीका, सिंदूर की बिंदी। और जो सहस्त्रार चक्र होता है वो तालू पर होता है और शरीर के सभी चक्रों को कोऑर्डिनेट करता है, सभी चक्रों में तालमेल बिठाता है। ये मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, हृदय को भी प्रभावित करता है। एक्चुअल में ये सभी चक्रों में तालमेल बिठाता है। और एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इस ग्लैंड को भी ये जो सहस्त्रार चक्र है ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा सहस्त्रार चक्र की एक और भूमिका होती है ब्रह्म ऊर्जा, जिसे आप कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, ब्रह्म चैतन्य कह सकते हैं।
उसे ग्रहण करने में भी इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जो सिंदूर की रेखा होती है वो इस सहस्त्रार चक्र को प्रोटेक्ट करती है। सिंदूर में जो पारा होता है, मरकरी जो होता है, वह इन चक्रों को नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। अब एक और चीज बताएं आपको, महिलाएं आमतौर पे भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जल्दी भावुक हो जाती हैं। तो उनमें संतुलन बना रहे, उनमें ये नहीं मतलब है कि वो भावुक ना हो या करुणा ना करें या प्रेम में ना हो, लेकिन उनकी भावना संतुलन में रहे। तो सिंदूर इसमें भी भूमिका निभाता है। आप देखिए कि होता क्या है कि जो सिंदूर की रेखा होती है या जैसा होना चाहिए उसको, वो सिर के बीचों बीच निकलती है। तो जब बीचों बीच निकलती है तो सिर के बीचों बीच जाने से एक विभाजक रेखा का काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा ब्रेन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारी बौद्धिक क्षमता, विचार करना, तर्क करना, क्रिया करना, भविष्य के बारे में सोचना, इन चीजों को नियंत्रित करता है। और जो राइट ब्रेन होता है वो हमारे भावात्मक व्यक्तित्व, प्रेम करना, करुणा करना, इच्छा करना, पीछे के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, इनको नियंत्रित करता है। तो मतलब ये हो गया कि बुद्धि और भावना है ना, हमारे मस्तिष्क में जो दो पार्ट है, एक बुद्धि का है, राइट वाला जो है भावना का है, लेफ्ट वाला बुद्धि का है। तो जो बुद्धि और भावना है वो जो है कोऑर्डिनेट होते हैं, इन ब्रेन के इन दो हिस्सों से कंट्रोल होते हैं। तो इनके बीच में कोई गड्ढमड्ड न होने पाए, उलझन न पैदा होने पाए, ये दोनों स्वस्थ और संतुलित तरीके से अपनी भूमिका निभा सकें। इसमें सिंदूर की रेखा काम करती है। सिंदूर की रेखा एक विभाजक रेखा है और ब्रेन के इन दोनों हिस्सों के फंक्शंस को स्पष्ट कर देती है। इनके बीच में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ये भूमिका निभाती है। विशेषकर होता क्या है कि विवाह के पहले जब स्त्री है ना अपने मायके में होती है, पिता के घर में होती है, तो उसकी भूमिका काफी सीमित रहती है। लेकिन जब वो ससुराल में आती है तो उसकी भूमिका एकदम बढ़ जाती है। वो किसी की पत्नी बनती है, किसी की माँ बनती है, किसी की पुत्र वधू, तमाम रिश्ते एक साथ ढेर सारे जुड़ जाते हैं। इन तमाम रिश्तों में उसे तालमेल बिठाना पड़ता है, घर गृहस्थी चलाना पड़ता है। तो ऐसे में उसका व्यक्तित्व जो है गड़बड़ न हो जाए, गड्ढमड्ड न हो जाए, वो भूमिका सिंदूर की ये लाल रेखा निभाती है। जब ये बीचों बीच से निकलती है, उसके व्यक्तित्व को संतुलित रखने का काम करती है। इसके अलावा एक चीज और बता दे, लाल रंग की भूमिका को भी बता दे। ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में जो भिन्न भिन्न ग्रह हैं उनके भिन्न भिन्न रंग माने गए हैं। तो जैसे ये जो लाल रंग है ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो मंगल ग्रह है ना, ये नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने में बहुत ही पावरफुल होता है। तो इस तरह से जो सिंदूर का लाल रंग है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। अब एक और चीज बता दें, सिंदूर में जो पारा होता है माने मरकरी होता है, आप जानते हैं पारे की क्या विशेषता होती है। सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन चूंकि ये मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है तो पारे का गुण तो इसमें रहता है, बहुत ही तेज होता है। तो ये करता क्या है कि आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र को खुला रखने में जो है मदद करता है। तो अब ये क्या होता है ना, चक्रों को बंद नहीं होना चाहिए, चक्रों को खुले होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियां जो है सक्रिय बनी रहती हैं, महिलाएं तनाव मुक्त रहती हैं और हमेशा जो है एक जो ब्रह्म चैतन्य है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसके टच में रहती हैं और हमेशा जो है सजग व चैतन्य बनी रहती हैं। तो सिंदूर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ये केवल ये मत सोचें कि ये कोई दकियानूसी चीज है, इसका अपना महत्व है। अब ये भी जान ले
कि सिंदूर जो असली सिंदूर है वो कैसे आता है। वास्तव में जो सही सिंदूर है वो एक पौधे से मिलता है। उस पौधे का नाम कमीला कहते हैं। इसे कभी कभी रोरी या कपिला भी कहते हैं। संस्कृत में इसे कमपिल्लक कहते हैं। कभी कभी रक्तांग रेचिक भी कहते हैं, रक्त चूर्णक भी कहते हैं। तो ये जो पौधा होता है इसमें इसकी जो फली होती है वो मटर की तरह होती है और शरद ऋतु में ये जो है फलियों से लग जाता है। तो इसमें जो इसका दाना होता है मतलब मटर की तरह तो होता है लेकिन थोड़ा सा मटर से छोटा होता है और इसमें जो है बगैर कुछ मिलाए विशुद्ध सिंदूर जो है रोरी या कुमकुम की तरह इस्तेमाल होता है। तो सही सिंदूर जो है वो पौधे से प्राप्त होता है और इसका जो महत्व है उसकी तो चर्चा हमने कर ही ली। तो मित्रों, यह रही चर्चा। सिंदूर को कोई दकियानूसी, कोई संकीर्ण चीज न समझें। यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का प्रतीक तो है ही, लेकिन इसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि यदि हम अपनी संस्कृति को मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति के जो तत्व हैं वो यूं ही नहीं है, हमारी जो परंपराएं हैं वो यूं ही नहीं है, बहुत सोच विचार के बाद बनाई गई हैं, तो फिर इसके महत्व को भी समझें और इसके द्वारा जो वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक लाभ होते हैं उन लाभों को भी अनुभव करें, उनका भी महत्व समझें। और किसी भी तरह के, अब मैं क्या कहूँ, ना ये समय है, भ्रमित करने का समय है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं। तो ये मेरा विचार रहा। अब आपको कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।